हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक बड़ा सा पत्थर भटकता हुआ धरती की तरफ आ रहा है और अगर वो धरती से टकरा गया तो धरती पर छठी बार जीवन का सफाया हो जाएगा। हाँ जी, 5 बार पहले भी हो चुका है। 90% of the rocks in space are big enough to destroy civilization. And it's not a question of if, it's a question of when. अब इंसान तो है जिद्दी, ऐसे कैसे हार मान ले। तो बस अब हमें अपने घर को यानी अपनी प्यारी धरती को इस आते हुए एस्टेरॉयड से बचाना है। अब सवाल आता है ये कि ये काम हम करेंगे कैसे? तो देखो जी, इस काम के लिए हमें एक ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा जो पूरी चौकसी के साथ स्पेस से आने वाले इन पत्थरों पर नजर रख सके। उसके बाद उससे होने वाले खतरे का हिसाब किताब जोड़कर हमारे हाथ में थमा दे। और तीसरा और सबसे जरूरी, खतरे को भांपते ही इस बिन बुलाई मुसीबत को ठिकाने लगा सके। अब अगर किसी तरीके से हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जिसके अंदर ये सारी खूबियां हों, तब हम कह सकते हैं कि हम अपने घर को बचा सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर थ्योरी की, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन जरा ये बताओ, क्या आपने सोचा कि आखिर आप इस न्यूक्लियर बॉम्ब को स्पेस में भेजोगे कैसे? मिसाइल पर रखकर? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का वारहेड मिसाइल के ऊपर फिट किया और स्पेस से आने वाले इस पहाड़ पत्थर के शिकार के लिए तैयार बैठे हो। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप उस स्पेस से आने वाले पहाड़ पत्थर का शिकार कितनी दूरी पर करोगे? मतलब इसकी कोई लिमिट भी तो होगी। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखो, धरती की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट धरती की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जहां ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं। और हमारे द्वारा आज तक सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल बनाई गई है, यानी रशिया की समर्थ, वो 18,000 किलोमीटर की दूरी तक ही वार कर सकती है। एक उदाहरण के लिए मान लो कि ये है हमारी धरती और स्पेस से आ रहा है पहाड़। अब अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल से 18,000 किलोमीटर की दूरी पर उस पहाड़ पर हमला करोगे तो वो कितना डिफ्लेक्ट होगा? ना के बराबर। मतलब अगर वो थोड़ा बहुत अपने रास्ते से हट भी गया तो भी वो धरती से ही टकराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों? तो देखो, ये चीज आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके दिमाग में जो ख्याल आएगा वो ये कि चलो इस मिसाइल की रेंज को बढ़ा देते हैं, अपन स्पेस में जाके इस पहाड़ का शिकार करेंगे। वेल, ख्याल तो बढ़िया है, लेकिन क्या ये काम करेगा? आओ पता करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आपने इस मिसाइल की रेंज को बढ़ा दिया, लेकिन क्या इस सूरत में ये मिसाइल उस पहाड़ को जाकर निपटा पाएगी? वेल, नहीं निपटा पाएगी। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो जी, इसके पीछे है उस मिसाइल की रफ्तार और धरती की ग्रेविटी। देखो, किसी भी चीज को स्पेस में जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार चाहिए। लेकिन हमने आज तक जितनी भी मिसाइल बनाई है, उनमें से सबसे तेज भी 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल पाती। तो ये मिसाइल कभी भी धरती की ग्रेविटी से बाहर जा ही नहीं पाएगी। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मिसाइल की रेंज बढ़ाकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें मिसाइल की रफ्तार को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है कि हम रॉकेट टेक्नोलॉजी का मिसाइल में इस्तेमाल कर ले, क्योंकि रॉकेट स्पेस में जा सकते हैं। तो अब हमें एक ऐसा जुगाड़ बनाना है जो मिसाइल की रेंज को भी बढ़ा दे और उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दे, तब जाकर ये स्पेस में शिकार कर पाएगी। तो चलो, धरती की ग्रेविटी से बाहर निकलने का इंतजाम तो हो गया, और एक बार अगर हम धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल गए तो जो भी रफ्तार हमारा रॉकेट अचीव कर लेगा, उसे रोकने के लिए कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वो उसी रफ्तार पे आगे बढ़ता चला जाएगा। सुनने में सब बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। देखो, आप स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब इसी उम्मीद से तो भेज रहे हो कि वो स्पेस में जाएगा और बड़े से पहाड़ को ले डूबेगा। लेकिन क्या आपने सोचा, क्या वाकई में न्यूक्लियर बॉम्ब स्पेस में कुछ कर भी पाएगा? मतलब हमें नॉर्मली तो यही लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर धरती पर तबाही मचा सकता है तो स्पेस में ही मचाएगा। लेकिन भाई साहब, स्पेस में चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब शायद काम ना कर पाए। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। बिल्कुल है, सुनिए। देखो, धरती पर न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए कामयाब है क्योंकि यहाँ पर हवा है, एटमॉस्फेयर है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से शॉक वेव बनती है, साउंड पैदा होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट बड़ा होता है, फायरबॉल क्रिएट होता है। लेकिन खाली स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ना तो वहाँ साउंड पैदा होगा, ना शॉक वेव बनेगी, और ना ही कोई बड़ा धमाका होगा। तो मतलब होगा क्या? बस एक बड़ा सा गड्ढा होगा और रेडिएशन निकलेगा। और देखो जी, ये रेडिएशन स्पेस से आने वाले इस पहाड़ को तो नहीं रोक पाएगा। लेकिन सवाल आता है ये कि इस बात का हमें कैसे पता? हमने तो स्पेस में आज तक कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा नहीं भाई साहब, फोड़ा है। देखो, 1950 और 1960 के दशक में, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में, अमेरिका ने हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिनसे ये बात पता लगी कि इन बॉम्ब्स का स्पेस में रेडिएशन के अलावा और कोई खास असर होता ही ना है। और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका तो चांद के ऊपर भी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। मतलब कोल्ड
वॉर के टाइम में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन बॉम्ब खेल रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना चांद को ही उड़ा दे, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। वो तो बाद में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाया कि महाराज इसका कोई फायदा ही ना है, मून के ऊपर तो वैसे ही बहुत सारे गड्ढे हैं, एक और बन जाएगा, तो इतना खर्चा काहे करें। अब अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गुगली बाबा के पास जाकर प्रोजेक्ट A119 के ऊपर जानकारी मांग लो, सब पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, और वो ये कि स्पेस रॉकेट के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर उस आते हुए पहाड़ पर देकर मारने से अपन का कोई फायदा ना है। लेकिन हमें काम कर सकते हैं, क्यों ना इस न्यूक्लियर बॉम्ब की उस पहाड़ पर होम डिलीवरी करा दे। अब ये होगा कैसे वो समझो। देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर आर्मागेड्डन नाम की एक मूवी बनी है, जिसमें स्पेस बहादुरों की टीम एक ऐसे ही पहाड़ पर स्पेसशिप लेकर जाती है, उस पर लैंड करती है, वहाँ ड्रिल करती है, गड्ढा बनाती है और उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके उसे उड़ा देती है, जिससे पैदा हुई इम्पैक्ट एनर्जी उस पहाड़ के 2 टुकड़े करके उन टुकड़ों को धरती के साइड से गुजरने के लिए मजबूर कर देती है ना बढ़िया प्लान? हाँ, थ्योरेटिकली बिल्कुल है, और प्रैक्टिकली ये तो एक वाहियात प्लान है। देखो, प्लेनेटरी एंड स्पेस साइंस नाम से एक जर्नल है जिसने 1994 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा, जिन्होंने ये खोज के बताया कि स्पेस से आने वाले पत्थरों की रफ्तार लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, तो जी किलोमीटर में होगी लगभग 72,000 से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये भी ज्यादा नहीं लग रही तो आप ये मान लो कि चांद से धरती पर आने में लगभग 4-4.5 घंटे का ही समय लगेगा। और जरा आप ये सोचो कि हमें कितना समय लगता है चांद तक जाने में लगभग 3 से 4 दिन। तो जरा आप खुद ही सोच लो कि क्या हमारी करंट टेक्नोलॉजी ऐसे किसी पहाड़ पर हमें सेफली और टाइम लिमिट के अंदर लैंड कराकर न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने का उसे मौका देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। ये चीजें सिर्फ पिक्चरों में ठीक लगती हैं, अभी के लिए प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आज से कुछ समय बाद कोई ऐसे स्पेस तुर्रमखा यानी वैज्ञानिक आए जो स्पेस व्हीकल की रफ्तार और उसकी रेंज को बहुत हद तक बढ़ा दे, तब शायद जाकर 1% चांस है कि हम कुछ कर पाए। लेकिन अगर हमने ये कर भी लिया तो भाई साहब एक बड़ी मुसीबत हजारों छोटी छोटी मुसीबतों में बनकर धरती पर आ गिरेंगी। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से उस पहाड़ के जो टुकड़े होंगे 100-100 मीटर के, 50-50 मीटर के, वो सारे के सारे धरती पर आकर गिरेंगे और बहुत जबरदस्त तबाही मचाएंगे। इसका प्रैक्टिकल फेमस फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने करके देख लिया है। उनके हिसाब से अगर हमने इस तरह के किसी पहाड़ को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े धरती के अलग अलग कोनों पर गिरेंगे। देखो अभी के लिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्पेस से आने वाले बड़े बड़े पहाड़ पर न्यूक्लियर मिसाइल मार के कुछ हासिल नहीं होगा, और उसके ऊपर लैंड करके बॉम्ब फिट करके उड़ाने पर एक बड़ी मुसीबत बहुत सारी छोटी छोटी मुसीबतों में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, क्यों ना इस बड़े से पहाड़ पर ऐसे बूस्टर लगा दे जो इसे साइड में धक्का दे दे, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी, इसके रास्ते को बदल दे और ये धरती से उसके हालचाल लिए बिना साइड से निकल जाए। आप जरा कर्लिंग पे ध्यान दें। आपने ये पत्थरों को धकेलने वाला गेम तो देखा ही होगा। मान लो कि ये स्पेस से आने वाले पत्थर हैं, हमने इनको डिटेक्ट कर लिया। अब हमने इस पत्थर के ऊपर 2 बूस्टर लगा दिए। ऐसा करने पर हमने ये पाया कि ये अपने रास्ते से भटक गया, यानी कि इसने अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर लिया। तो क्यों ना हम बॉम्ब फिट करने के बजाय उस पहाड़ पर लैंड करके बूस्टर रॉकेट फिट कर दे, जो बिल्कुल इसी तरीके से उस पहाड़ को उसकी ट्रेजेक्टरी से भटका दे। अब यहाँ पे तो फ्रिक्शन भी था और भी चीजें थी, ग्रेविटी भी काम कर रही थी, लेकिन स्पेस में तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तो वहां पर अगर हमने थोड़ा बहुत भी फोर्स जनरेट कर दिया तो शायद इस बड़े से पहाड़ को रास्ते से डाइवर्ट करा जा सकता है। देखो भैया, हमारी धरती पर आने वाले सभी पहाड़ पत्थर मार्स और जुपिटर के बीच में बनी एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी ऐसे बहुत सारे पत्थरों पर पहले से ही नजर बनाकर रखे हुए है जो भविष्य में धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। और देखो आज के समय स्पेस साइंस इतनी तरक्की तो कर ही चुका है कि हम ऐसे पहाड़ों की भविष्य में क्या ट्रेजेक्टरी होगी, वो किस रास्ते पर जाएंगे, ये पहले ही पता लगा सकते हैं। इसी की वजह से आप न्यूज में सुनते होंगे कि भाई फलाना ठिकाना पहाड़ या पत्थर धरती की तरफ आ रहा है, लेकिन टकराएगा नहीं, बस छूकर निकल जाएगा। और अभी तक तो सारी भविष्यवाणियां सच ही हो रही हैं। तो अगर कोई ऐसा भूला भटका पहाड़ धरती की तरफ आता है तो हम स्पेस मिशन लॉन्च करके उसके ऊपर लैंड करके बड़े बड़े बूस्टर रॉकेट फिट करके उसे उसके रास्ते से भटका सकते हैं। लग तो रहा है कि ये प्लान काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ एक समस्या है। मतलब काफी बड़ी समस्या
समस्या है। और वो ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने तक तो सब ठीक था, लेकिन भाई साहब इन बूस्टर रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, उसे हम स्पेस में कैसे ले जाएंगे। देखो हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है यानी स्पेस एक्स का स्टारशिप, वो भी इतना ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं है जो इन बूस्टर रॉकेट्स को एक लंबे समय तक पावर दे सके। क्योंकि भाई साहब अगर ऐसा संभव होता तो ये स्पेस स्टेशन बनाने में इतना समय थोड़ी लगता, और अब तक तो हम मंगल पर प्लॉट भी काट चुके होते। समस्या ही यहीं पर है कि स्पेस में वजन ले जाने की रॉकेट्स की क्षमता अभी के लिए फिक्स है। मतलब इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? तो देखो जी, फिलहाल के लिए तो इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है, लेकिन अपन के दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना इसी पहाड़ का रॉकेट बना दे। अब इस बात से क्या मतलब है, आओ समझाता हूँ। तो देखो जी, प्लान ये है कि हम स्पेस में सूरज की रोशनी को इकट्ठा करेंगे और उसे कंसंट्रेट करके इस एस्टेरॉयड के ऊपर दे मारेंगे। अब इससे क्या होगा, तो देखो जैसे रॉकेट से निकलने वाली तेज रफ्तार की गैसेस रॉकेट को गति देती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस पहाड़ पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी इसमें से गैसेस को तेज रफ्तार से निकलने के लिए मजबूर कर देगी। अब देखो सवाल आता है ये कि ये तरीका काम करेगा, इसका हमें कैसे पता? मतलब हवाबाजी में इतना रिस्क कैसे ले ले? तो टेंशन ना लो, नासा ये काम कर चुका है। दरअसल 5 नवंबर 2002 में नासा ने सारा हिसाब किताब जोड़कर एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर लेजर की मदद से स्पेस में घूमते हुए पहाड़ को गर्म किया जाए, यानी एस्टेरॉयड वगैरह को गर्म किया जाए, तो उससे तेज रफ्तार में गैसेस निकलेंगी जो उसे धक्का देंगी। और देखो स्पेस के वैक्यूम में जब जमी हुई चीजों को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में नहीं आती, बल्कि सब्लिमेट होती है, यानी सीधा सॉलिड से गैस में परिवर्तित होती है। अब गैस का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है। अब ये गैसेस का बढ़ा हुआ वॉल्यूम एक थ्रस्ट को पैदा करेगा, यानी कि एक फोर्स को जनरेट करेगा, और यही फोर्स अपने इस पहाड़ का रॉकेट बनाकर इसे साइड में भटका देगी। अब जाहिर सी बात है, जिस दिशा में गैस निकलेगी उसके अपोजिट दिशा में ही वो पत्थर चलेगा। न्यूटन का सिद्धांत एक्शन रिएक्शन लग जाएगा। अब अगर नासा की बातों पर भरोसा कर लिया जाए तो हम धरती के चारों तरफ स्पेस में ऐसे लेजर्स का एक जाल बना देंगे जो निशाना लगा लगा कर स्पेस से आने वाले इन पहाड़ पत्थरों को टपका देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। बुला लो इन पहाड़ों को, सबको चुन चुन के ठिकाने लगाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। अगर आपके मन में ये विचार चल रहे हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, अभी एक समस्या और बची है। और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमारे पास अभी के लिए कोई इलाज भी नहीं है। अगर कोई पहाड़ बिल्कुल सूरज के पीछे से आ निकला तो उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो स्पेस में आप चाहे कितना भी तामझाम खड़ा कर लो, सूरज के पीछे से अचानक आने वाला पहाड़ ये धरती को ले डूबेगा। अब ऐसा क्यों, ये भी समझ लो। देखो एस्टेरॉयड वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए आज भी हम टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं, जो रात में तो देखो ठीक से काम करते हैं, लेकिन अगर हम दिन में उनका इस्तेमाल करें और सीधा सूरज की तरफ देखें तो सूरज की चमक, उसका ग्लेयर हमें कुछ देखने ही ना देता। तो भाई साहब सूरज के पीछे से निकल के आने वाला बड़ा सा पहाड़ पत्थर बिना किसी खोज खबर के धरती के हालचाल पूछ लेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, कच्ची पक्की खुशियां ना मनाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो जी अब हम क्या करें? देखो हार तो नहीं मानेंगे, मतलब मरना तो वैसे भी है, तो लड़के मरेंगे। अब यहाँ पर दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना हम स्पेस में बहुत सारे ऑब्जर्विंग सेंसर लगा दे जो सूरज के आगे पीछे हर तरफ से आने वाले ऐसे पहाड़ों पर नजर रख सके। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि स्पेस में किसी न किसी की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच लेगी। वैसे हमारे पास इसका भी इलाज है, और वो है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसे हम स्पेस साइंस की लैंग्वेज में लैग्रांज पॉइंट भी कहते हैं। हमारा जो आदित्य है सन ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल, वो भी तो L1 पॉइंट पर यानी कि लैग्रांज पॉइंट 1 पर आराम से बैठकर सन को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे स्पेस में बहुत सारे लैग्रांज पॉइंट हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारा डिटेक्ट करने का जुगाड़, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को निपटाने के लिए, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हमें बहुत सारे लेजर्स भी लगाने पड़ेंगे, जिनमें से कुछ हम मून पर लगा सकते हैं और बाकी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट पर फिट कर सकते हैं। अब देखो सवाल आता है ये कि ये जो लेजर हमने स्पेस में लगाई है ये चलेंगी कैसे? मतलब वहाँ क्या जनरेटर लगेगा? नहीं, इसके लिए हम सूरज की रोशनी का ही इस्तेमाल करेंगे, और सूरज की रोशनी पर चलने वाली लेजर्स को सोलर पंप लेजर कहते हैं, जो नासा डेवलप कर चुका है। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इन पहाड़ों के घर पर ही हमला करना पड़ेगा। मतलब ये सारा तामझाम हमें एस्टेरॉयड बेल्ट के आसपास बनाना पड़ेगा, जो जैसे ही किसी दुष्ट एस्टेरॉयड या पहाड़ को देखे जो धरती की तरफ बुरी नजर से देख रहा हो तो उसे डिटेक्ट करें
और वहीं पर ठिकाने लगा दें। अब देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुनने में साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, लेकिन हर वो चीज जो कभी असंभव थी उस समय के लोगों के लिए किसी मूवी स्क्रिप्ट के जैसी ही थी, जो आज पॉसिबल हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इस तरह की चीजें शायद हम कर पाए। अब इतनी बातें कर ली हैं तो एक बार डार्ट मिशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। For the first time ever, humanity has changed the orbit of a planetary object. तो देखो नासा के द्वारा जो डार्ट मिशन किया गया था, यानी कि एक पत्थर को उसकी ट्रेजेक्टरी से भटकाने के लिए जो सैटेलाइट उस पहाड़ के ऊपर देकर मारा गया था, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल था। लेकिन समस्या ये है कि स्पेस से ये पहाड़ किसी भी साइज में आ सकते हैं, उनका मोमेंटम कुछ भी हो सकता है। देखो ये डार्ट मिशन छोटे मोटे पत्थरों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कई किलोमीटर बड़े साइज का कोई पत्थर धरती की तरफ आता है तो ये डार्ट मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्पेस में वजन को ले जाने की क्षमता आज भी फिक्स है और इसीलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए और नए नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे, जिनमें से जो मुझे ठीक लगे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। बाकी आपको इसमें से क्या सही लगा क्या गलत, वो आप कमेंट में बता सकते हो। देखो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें आपसे सुझाव मांगा था कि धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए आप क्या करोगे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब लिखे हैं। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग किसी साइंटिफिक चीज पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस वीडियो को बनाने में जिस भी रिसर्च मटेरियल का मैंने इस्तेमाल किया है, न्यूज आर्टिकल हो गए या रिसर्च पेपर हो गए, वो सब आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने दे दिया है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।